हेलो जी, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से वेलकम है आपका टीच मी क्लाउड के यूट्यूब चैनल पे। आई एम मंजीत रावत, योर ऑनलाइन इंस्ट्रक्टर। और आज का जो एजेंडा है वो आज हम बात करने वाले हैं सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर की एक और वीडियो के बारे में। 19th क्लास है और इस क्लास में हम आपको डिस्क्राइब करने वाले हैं डीएससीपी सर्विस के बारे में या डीएससीपी प्रोटोकॉल के बारे में। तो अपना सेटअप रेडी है प्रैक्टिकल के लिए, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना प्रैक्टिकल। बट उसके पहले अगर आप फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, पहली बार चैनल पे विजिट किए हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि टीच मी क्लाउड एक सिंगल चैनल है जो आपको मल्टीपल टेक्नोलॉजीज की वीडियो देता है, वो भी 100% लाइव प्रैक्टिकल के साथ, विदाउट एनी स्किप, विदाउट एनी एडिट। तो चलिए, ये अपने पास सेटअप है। सेटअप में हमने एक सर्वर 2012 ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें एडी इंस्टॉल है, और एक ये विंडोज 7 ऑपरेटिंग सिस्टम जिसको हमने क्लाइंट बना रखा है। एजेंडा बिल्कुल क्लियर है। हमें सबसे पहले क्लियर कर लेना है कि जो डीएससीपी सर्विस है, इस डीएससीपी सर्विस के अंदर कौन कौन सी चीज़ें हमें आनी चाहिए, क्योंकि सिंपल डीएससीपी की मीनिंग से काम नहीं चलने वाला। डीएससीपी के अंदर बहुत सी सर्विसेज हैं जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए, क्योंकि लेटेस्ट इंटरव्यू की बात करें, विंटेल इंटरव्यू या सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के इंटरव्यू के केस में अगर डीएससीपी से क्वेश्चन आया, तो कोई भी इंटरव्यूअर आपसे ये नहीं पूछेगा कि डीएससीपी का काम क्या होता है, बल्कि ये पूछेगा कि डीएससीपी के अंदर जो सर्विसेज हैं, जैसे डीएससीपी फेलोवर की बात करें, डीएससीपी रिले एजेंट की बात करें, या फिर उसके अंदर रिजर्वेशन का ऑप्शन अवेलेबल रहता है एंड आईपी एक्सक्लूजन का ऑप्शन रहता है, उन सब के बारे में आपसे इंटरव्यूअर पूछेगा। क्योंकि नॉर्मली डीएससीपी के बारे में सबको पता होता है, उसकी थ्योरी की बात करें तो सबको पता होता है कि डीएससीपी सर्विस की हेल्प से, डीएससीपी प्रोटोकॉल की हेल्प से हम अपने मल्टीपल क्लाइंट मशीन को आईपी एड्रेस प्रोवाइड करते हैं ऑटोमेटिकली। अगर आपके पास मल्टीपल कंप्यूटर्स हैं, मल्टीपल क्लाइंट मशीन हैं, और उनको आपको आईपी एड्रेस प्रोवाइड करना है, तो मैनुअल ना करके आप एक डीएससीपी सर्वर बनाएंगे और उस डीएससीपी सर्वर के थ्रू सबको आईपी एड्रेस ऑटोमेटिकली प्रोवाइड कर देंगे। ये सभी को पता होता है। तो एक काम करते हैं, पहले हम समझ लेते हैं कि डीएससीपी के केस में एज ए विंटेल इंजीनियर के लिए या सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के लिए क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं इन केस ऑफ डीएससीपी। मतलब आपका इंटरव्यूअर कहाँ से क्वेश्चन पुटअप कर सकता है सिंगल डीएससीपी सर्विस के अंदर। तो यहाँ पे हमारा जो एजेंडा है, डीएचसीपी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, राइट। डीएचसीपी में सारी एक्टिविटी करने वाले हैं। डीएससीपी सर्वर के अंदर हमें पहले तो ये देख लेना है कि इसके अंदर कौन कौन से कंटेंट हमें आने चाहिए। तो पहले कंटेंट की लिस्ट तैयार कर लेते हैं। सबसे पहला जो टास्क है, व्हाट इज डीएससीपी, ठीक है ना। डीएससीपी का काम क्या है, उसके बाद हम देखेंगे इसमें डोरा प्रोसेस के बारे में, क्योंकि डोरा प्रोसेस इंपॉर्टेंट है। हर डीएससीपी की एक्टिविटी को समझने के लिए हमें डोरा प्रोसेस का आना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सेकेंड, डोरा प्रोसेस। थर्ड की बात करें तो टाइप्स ऑफ स्कोप, डीएससीपी सर्वर के ऊपर कितने तरीके के स्कोप होते हैं वो हमें देखना है। डीएससीपी स्कोप के बारे में देखेंगे। एंड फोर्थ नंबर पे अगर हम बात करें तो फोर्थ नंबर पे हमें देखना है डीएससीपी में रिजर्वेशन का टास्क क्या होता है। देन विल डिस्कस अबाउट द डीएचसीपी फेल ओवर, ठीक है। एंड लास्ट अगर हम बात करें तो हमें डिस्कस करना है डीएचसीपी रिले एजेंट के बारे में, ठीक है। तो ये अपने पास टॉपिक्स हैं, जो टॉपिक्स हमें पता होना चाहिए डीएससीपी के केस में। हर एक सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर को हर एक विंटेल इंजीनियर को ये पता होना चाहिए। ये 6 डिफरेंट कंटेंट हैं जो डीएससीपी में हम कवर करने वाले हैं। तो मे बी कि हो सकता है कि डीएससीपी के कई पार्ट में वीडियो क्रिएट हो सकता है 3 या 4 पार्ट में जाएगी, क्योंकि इसमें हर एक पार्ट को हम प्रॉपर तरीके से देखने वाले हैं, थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों के केस में, कि डीएससीपी में डोरो प्रोसेस कैसे काम करता है थ्योरेटिकल, या डीएससीपी में जो स्कोप टाइप्स हैं उन स्कोप टाइप्स का इस्तेमाल कैसे किया जाता है, उन सभी के बारे में, रिजर्वेशन वगैरह के बारे में हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं डीएससीपी है क्या। तो एज पर द नेम डीएचसीपी डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल की हेल्प से आप ये प्रोटोकॉल आप मान के चलिए कि आपके सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम में भी अवेलेबल रहता है। जो घर में आप वाईफाई कनेक्शन, वाईफाई रूटर लगाते हैं, उसमें भी डीएचसीपी सर्विस अवेलेबल रहती है। या अगर हम अपने स्विचेस की बात करें, जो आईओएस की स्विचेस रहती है, सिस्को की स्विचेस रहती हैं, उसके अंदर भी डीएचसीपी प्रोटोकॉल या डीएचसीपी सर्विस अवेलेबल रहती है। हर एक डीएचसीपी सर्वर या हर एक डीएचसीपी सर्विस की जो एक्टिविटी है वो सेम है। तो यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं डीएचसीपी सर्वर के थ्रू। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में जो डीएचसीपी सर्विस है उनके बारे में देखते हैं कि कैसे ये काम करता है। मान लीजिए आपने एक डीएचसीपी सर्वर यहाँ पे क्रिएट किया और आपके पास इन्वायरमेंट में मल्टीपल क्लाइंट्स अवेलेबल हैं, ठीक है। हर एक क्लाइंट को आपको आईपी एड्रेस, जाहिर सी बात है नेटवर्क अगर आपको कम्युनिकेट कराना है आपस में सभी मशीनों को, तो हर एक सिस्टम की अपनी खुद की एक आईपी एड्रेस होनी चाहिए, करेक्ट। तो इस केस में जो डीएचसीपी सर्वर है वो क्या करेगा, इन सभी मशीनों को डीएचसीपी की थ्रू
इस सर्विस के थ्रू ऑटोमेटिक आईपी एड्रेस प्रोवाइड करेगा। मीन्स हर एक सिस्टम को आपको मैनुअल आईपी एड्रेस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डीएचसीपी प्रोटोकॉल के अंदर आप क्या करोगे, डीएचसीपी सर्विस के अंदर आप क्या करोगे, एक पूल डिसाइड करोगे, एक स्कोप क्रिएट करोगे, एंड जिस स्कोप के अंदर आप डिसाइड करोगे कितनी रेंज होनी चाहिए आपकी आईपी एड्रेस की जो डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं, वो आप मेंशन करने के बाद, पूल क्रिएट करने के बाद आप अपने सिस्टम को आईपी एड्रेस प्रोवाइड कर सकते हैं। सिंपल सा टास्क है डीएचसीपी का कि वो आपके जितने भी क्लाइंट मशीनें रहेंगी, नॉट ओनली द कंप्यूटर सिस्टम, कोई भी डिवाइस आपकी नेटवर्क में कनेक्टेड है, जैसे कि प्रिंटर हो गया या फिर आप सीसीटीवी कैमरा का डीवीआर हो गया, अगर वो हमारे नेटवर्क इन्वायरमेंट से सेम स्विच से कनेक्टेड है और डीएचसीपी सर्वर इन्वायरमेंट में है, तो डेफिनेटली आपके क्लाइंट्स जो हैं या आपके जो डिवाइसेज हैं नेटवर्क में कनेक्ट हुई, उनको एक आईपी एड्रेस असाइन हो जाएगी आपके डीएचसीपी सर्वर के थ्रू। और सेकेंड इंपॉर्टेंट पार्ट की बात करें तो डीएचसीपी जो प्रोटोकॉल है वो आपका यूडीपी बेस्ड प्रोटोकॉल है, क्योंकि इसमें आपको एक्नॉलेज नहीं मिलता है, इट्स अ काइंड ऑफ ब्रॉडकास्टिंग। जब भी आपका डीएचसीपी सर्वर, वो हम डोरा प्रोसेस में प्रॉपर देखेंगे, लेकिन अभी अगर हम बात करें व्हाट इज डीएचसीपी, तो डीएचसीपी का सिंगल वर्ड में आप डिस्क्राइब कर सकते हो कि डीएचसीपी इज अ टाइप ऑफ प्रोटोकॉल विच इज रिस्पॉन्सिबल टू डिस्ट्रीब्यूट आईपी एड्रेस टू योर क्लाइंट मशीन आर नेटवर्क डिवाइसेस, दोज डिवाइसेस कनेक्टेड इन योर सेम स्विच। तो बेसिकली इसका जो कॉन्सेप्ट है वो ऑटोमेटिक आईपी एड्रेस प्रोवाइड करता है आपके क्लाइंट मशीनों का, जिसके दो बेनिफिट होते हैं। पहला तो मैनुअल आपको आईपी एड्रेस नहीं कॉन्फ़िगर करनी पड़ती, दूसरा आईपी एड्रेस कॉन्फ्लिक्ट होने के चांसेस खत्म हो जाते हैं, क्योंकि आप मैनुअल आईपी एड्रेस करेंगे, मे भी हो सकता है गलती से आप सेम आईपी दो बार यूज कर लें, और दो बार यूज करने का मतलब है कि आपकी जो आईपी एड्रेस रहेगी वो आपका कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। जब भी आप सिस्टम को ऑन करोगे, जब भी आप कम्युनिकेट कराओगे एक दूसरे से, तो वो कॉन्फ्लिक्ट का आइकन पॉपअप बन के आ जाएगा। करेक्ट। तो ये हो गई बात अपने पास डीएचसीपी के वर्क की। अब अगर हम थोड़ा सा यहाँ पे देख लें डोरा प्रोसेस को, उसके बाद देखते हैं कि कैसे इंस्टॉल करते हैं। तो सेकेंड स्टेप में हम देखने वाले हैं कि डोरा प्रोसेस है क्या, डोरा प्रोसेस में क्या एक्टिविटी होती है, उनके बारे में चेक कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश करते हैं डोरा प्रोसेस के बारे में। गाइस, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि ये अपने पास डीएचसीपी सर्वर है और ये अपने पास कुछ क्लाइंट्स अवेलेबल है। इनके बीच में जो कम्युनिकेशन होता है, इनके बीच में जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है आईपी एड्रेस का, उसके बैकएंड में ये वर्क होता है डोरा का। तो डोरा इन द सेंस DORA, इसमें अगर हम बात करें इनकी जो एक्टिविटी होती है, तो डी का मतलब डिस्कवर, वो हम देखने वाले हैं अभी। जस्ट गिव मी 1 मिनट। ठीक है, ये अपने पास DORA, जिसमें सबसे पहले क्या होता है, ये अपने पास क्लाइंट सिस्टम हो गया, ये अपने DHCP सर्वर हो गया, यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं ये अपने पास DHCP सर्वर है, और ये अपने पास जितने भी हैं ये DHCP क्लाइंट्स हैं। ठीक है, ये अपने पास क्लाइंट्स हैं। इट्स नॉट मैंडेटरी कि वो कंप्यूटर सिस्टम ही हो, वो आपका प्रिंटर भी हो सकता है, डीबीआर भी हो सकता है, कोई भी नेटवर्क डिवाइस हो सकती है जो आपके इन्वायरमेंट में लगी है। ठीक है, तो गाइस जब सबसे पहले अगर हम बात करें जो फर्स्ट प्रोसेस है, डी का जो मतलब है, जब आप अपने सिस्टम को टर्न ऑन करते हैं और आपके सिस्टम में इथरनेट केबल के थ्रू, आपके यूडीपी केबल के थ्रू आपका सिस्टम स्विच से कनेक्टेड है, और अनफॉर्चुनेटली आपने जो सिस्टम की आईपी एड्रेस कर रखी है ना, वो ऑटोमेटिक कर रखी है, राइट। एक होता है मैनुअल आईपी एड्रेस, एक होता है आपका स्टैटिक मैनुअल आईपी एड्रेस, जिसमें आप अपने हिसाब से आईपी एड्रेस असाइन करते हो अपने कंप्यूटर सिस्टम में, लेकिन एक होता है ऑटोमेटिक, वहीं पे ऑप्शन अवेलेबल रहता है। अगर आपके सिस्टम की आईपी एड्रेस ऑटोमेटिक पे है, तो सबसे पहले क्या करेगा, आपका जो प्रोटोकॉल, आपका जो क्लाइंट मशीन है, वो डिस्कवर करेगा कि इन्वायरमेंट में कोई डीएचसीपी सर्वर अवेलेबल है या नहीं, वहाँ से ब्रॉडकास्टिंग होगी। ये चेक करेगा कि कोई इन्वायरमेंट में अगर डीएचसीपी सर्वर है तो वो फाइंड करे। ठीक है, तो जो डिस्कवर होगा वो किस साइड से होगा, डिस्कवर होगा हमारे क्लाइंट साइड से। उसके बाद सेकेंड स्टेप ओ की बात करें तो ऑफर। अब आपके डीएचसीपी पे रिक्वेस्ट आई, डीएचसीपी पे रिक्वेस्ट आई क्लाइंट की कि हाँ किसी एक क्लाइंट को आईपी एड्रेस की रिक्वायरमेंट है, तो ये ऑफर करेगा यस अपने पास पूल है, आईपी एड्रेस का पूल है, और ये ऑफर करेगा कि इफ़ यू वांट हम आपको शेयर कर सकते हैं। तो सेकंड ओ का मतलब ऑफर होता है, जो आपका किसके साइड से आएगा, डीएचसीपी सर्वर के साइड से आएगा ऑफर। और अगर थर्ड की बात करें तो रिक्वेस्ट, थर्ड नंबर की अगर हम बात करें तो रिक्वेस्ट, जो रिक्वेस्ट होगी वो अपने पास क्लाइंट साइड से होगी, जिसको आईपी एड्रेस की रिक्वायरमेंट है। आर का मतलब रिक्वेस्ट, यहाँ से रिक्वेस्ट होगी। ठीक है, रिक्वेस्ट हमेशा आपके क्लाइंट साइड से होगी। और लास्ट अगर फाइनल बात करें, रिक्वेस्ट जैसे इसको रिसीव हुई, लास्ट में एक्नॉलेज आएगा, जो भी पूल में आईपी एड्रेस अवेलेबल है अपने सर्वर के,
उस पूल में से एक आईपी एड्रेस उठा करके आपके क्लाइंट को ये असाइन कर देगा। तो जो ए है लास्ट में, ये होता है एक्नॉलेज। एक्नॉलेज में ही आपके क्लाइंट को या आपके कंप्यूटर या डिवाइसेस को, नेटवर्क डिवाइसेस को आईपी एड्रेस मिल जाती है। तो ये डोरा प्रोसेस हुआ, DORA, डोरा डिस्कवर, ऑफर, रिक्वेस्ट एंड एक्नॉलेज। ठीक है, ये हमें पता कंफर्म होना चाहिए कि इसकी एक्टिविटी क्या है डीएससी डोरा की, क्योंकि इसी के तहत जो है हमारे क्लाइंट और सर्वर के बीच में कम्युनिकेशन होता है और सर्वर हमारा अपने क्लाइंट मशीनों को आईपी एड्रेस प्रोवाइड करने का काम करता है। तो गाइज उम्मीद है कि आपको यहाँ पे ये सॉरी डीएससीपी और डोरा प्रोसेस के बारे में क्लियर हो गया होगा। अब हम आपको एक छोटा सा प्रैक्टिकल दिखाने वाले हैं कि आप कैसे डीएससीपी सर्विस को क्रिएट करेंगे और फिर उसमें स्कोप वगैरह के बारे में बात करेंगे। ड्यूरेशन ज़्यादा बड़ा ना हो, थोड़ा सा पार्ट में इसको तैयार करते हैं, तो 2 पार्ट में वीडियो या 3 पार्ट में वीडियो बन सकती है हमारी ये डीएससीपी की। बट हमें आना चाहिए, जो मेन मोटो है कि हमें प्रॉपर तरीके से इसके स्टेप्स आने चाहिए कॉन्फ़िगर करने के लिए। तो हमने वर्क स्टेशन पे, VMware वर्क स्टेशन पे एक सर्वर, एक क्लाइंट अवेलेबल है अपने पास। तो हम एक बार सर्वर को ऑन कर लेते हैं क्योंकि हमें DHCP इसमें इंस्टॉल करना है और इस DHCP प्रोटोकॉल के ज़रिए हम अपने क्लाइंट मशीन को क्या करेंगे, IP एड्रेस प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, मीनवाइल हम यहाँ पे क्लाइंट मशीन को भी ऑन कर लेते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो कंफ्यूजन रहता है कि क्या डीएससीपी के लिए एडी का होना जरूरी है, तो इट्स नॉट मैंडेटरी। ठीक है ना, अगर आपने एक्टिव डायरेक्टरी नहीं भी बना रखा है, नहीं भी इंस्टॉल कर रखा है उस सिस्टम के अंदर जहाँ पे आपने डीएससीपी इंस्टॉल करने का प्लान कर रहे हो, तब भी डीएससीपी प्रोटोकॉल काम करेगा, क्योंकि इसका डीएससीपी सर्विस का आपके एक्टिव डायरेक्टरी से कोई मतलब नहीं है। और क्लाइंट के साथ भी ऐसा ही, अगर आपका सिस्टम क्लाइंट जो है, क्लाइंट मशीन जो वर्क ग्रुप में है या डोमेन का मेंबर है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसको बस ऑटोमेटिक आईपी होनी चाहिए और आपका डीएससीपी सर्वर उसको कोऑर्डिनेट करना चाहिए, कम्युनिकेट होना चाहिए दोनों के बीच में। तो चलिए स्टेप देखते हैं, प्रोसीजर देखते हैं कैसे हम इंस्टॉल करते हैं डीएससीपी सर्विस को और कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं स्कोप को, कैसे हम प्रोवाइड करते हैं उसको आईपी एड्रेस, मैनुअल, ऑटोमेटिक जो रिजर्वेशन के थ्रू है या ऑटोमेटिक। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एज इट इज़ जैसे कि हमें पता है कि सर्वर पे कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए हमें प्रोटोकॉल या रोल्स या फीचर्स को इंस्टॉल करने की रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सेम प्रोसीजर इस्तेमाल करने वाले हैं। ऐड रोल एंड फीचर्स में जाएंगे ताकि हम डीएससीपी सर्विस को इंस्टॉल कर सकें, डीएससीपी रोल को इंस्टॉल कर सकें। नेक्स्ट करते हैं रोल बेस्ड फीचर एक्सेस, इंस्टॉलेशन, नेक्स्ट। और यहाँ पे देखो डीएससीपी सर्वर है, रोल्स है, तो सर्वर रोल में जाकर के आप डीएससीपी सर्वर रोल को आप सेलेक्ट कर लेंगे, नेक्स्ट करेंगे, अगेन क्लिक नेक्स्ट, नेक्स्ट एंड क्लिक इन इंस्टॉल। तो इंस्टॉल होने के बाद हम क्या करेंगे, इसको कॉन्फ़िगर करेंगे। पहला स्टेप इंस्टॉलेशन, दूसरा स्टेप कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है ना। उसके बाद थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, अपने क्लाइंट मशीन पे जाएंगे और चेक करेंगे कि क्या हमारा क्लाइंट मशीन आईपी एड्रेस उसको मिल रही है या नहीं मिल रही है। तो पहला काम हम इसको इंस्टॉल करते हैं, फिर उसके बाद कॉन्फ़िगर करने का काम करेंगे। थोड़ा सा टाइम लेगा, 1 से 2 मिनट का टाइम लेगा, तो वेट कर लेते हैं अपने पास। ठीक है, तो जैसे ही हमारा ये सिस्टम इंस्टॉल हो जाता है, ये सर्विस इंस्टॉल हो जाती है, हम मूव करेंगे अपने कॉन्फ़िगरेशन की तरफ। तो कॉन्फ़िगरेशन में अगर हम बात करें तो हमें क्या करना पड़ेगा, स्कोप क्रिएट करना पड़ेगा, जिसमें हम डिस्कस करेंगे स्कोप के टाइप्स के बारे में कि कौन कौन से स्कोप अवेलेबल हैं और उस स्कोप की हेल्प से क्या एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हैं। बट पहला एजेंडा कि अपना ये जो डीएससीपी प्रोटोकॉल है, डीएससीपी रोल है, ये सक्सेसफुली इंस्टॉल हो। चलिए डन, यहाँ पे इंस्टॉल हो गया। अब आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ से वेरीफाई करने के लिए कुछ भी नहीं करना है, नेक्स्ट कर देना है। इसमें ये आपका लोकल डोमेन नेम आ जाएगा, आपका कंप्यूटर नेम आ जाएगा, आप सिर्फ कमिट कर दीजिए। यहाँ पे दोनों ही एक्टिविटी ओके है, क्लोज कर देंगे। पहला स्टेप कंप्लीट हुआ, डीएससीपी इंस्टॉल हो गया। अब हमें क्या करना है, डीएससीपी प्रोटोकॉल में स्कोप तैयार करने हैं। तो आप टूल्स पे जाइए, टूल्स पे जाने के बाद डीएससीपी पे जाएंगे, क्योंकि ये ऑप्शन आपका तभी हाईलाइट होगा जब आप अपने सिस्टम में डीएससीपी इंस्टॉल करेंगे। डीएससीपी इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पे डीएससीपी का पैनल हमने ओपन कर लिया। अब आप सिस्टम के ऊपर क्लिक करिए, दोनों ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं हमें, IPv4 एंड IPv6 दोनों के लिए ये काम करता है। तो IPv4 हमें कॉन्फ़िगर करना है। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे कोई भी स्कोप नहीं क्रिएट हुआ है। आप राइट क्लिक करेंगे IPv4 के बारे के ऊपर और यहाँ पे देखो न्यू स्कोप अवेलेबल है। न्यू स्कोप के पे क्लिक करते हैं, नेक्स्ट करते हैं, कोई भी नाम दे देते हैं। लाइक हमने यहाँ पे एक नाम दे दिया ट्रेनिंग का, ट्रेनिंग हमारा स्कोप नेम हो गया। नेक्स्ट किया,
ये है स्टार्ट आईपी एंड एंड आईपी। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे कोई से भी आईपी एड्रेस का रेंज सेट कर सकते हैं। लाइक हम यहाँ पे 25 से स्टार्ट करते हैं 192.168.1.100। ठीक है, 25 से 100 तक की आईपी एड्रेस हमने यहाँ पे मेंशन कर दी। ये स्टार्टअप आईपी है 25 1.25 और ये अपने पास एंड आईपी है 1.100। ठीक है, ये लेंथ है, लेंथ 24 इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने जो आईपी एड्रेस इस्तेमाल किया है वो हमारा IPv 4 है और IPv 4 में क्लास C है, इस वजह से 24 है। अगर क्लास B होता तो 16 होता, क्लास A होता तो यहाँ पे 8 लेंथ आती। ठीक है, इट्स अ काइंड ऑफ सबनेट मास्क 255 255 255 8 प्लस 8 प्लस 8, ये 24 हो गया। नेक्स्ट करते हैं ये एक्सक्लूजन एंड डिलीट। सो गाइज अभी आपने 25 से लेकर 100 तक की आईपी मेंशन कर रखी है, यहाँ पे 25 टू 100 आईपी मेंशन कर रखी है। अगर आपको लगता है कि इन फ्यूचर हमें कुछ आईपी बचा के रखनी है 25 में से, 25 और 100 के बीच में टोटल 75 आईपी है, आप चाहते हो कि नहीं हम केवल 50 आईपी डिस्ट्रीब्यूट करें, 25 आईपी सेव करके रखें, तो जो आईपी आपको नहीं भेजनी है, जो आईपी आपको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करनी है उस रेंज को यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर लेंगे। लाइक आपने प्लान किया, ठीक है, 168.1.25 से लेकर के आपने प्लान किया कि 192.168.1.50। ठीक है, यहाँ पे आपने क्या किया, 25 आईपी को रिजर्व कर दिया। अगर अब इसको ऐड कर देते हैं तो ये रेंज में तो रहेगा बट डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाएगा, क्लाइंट हमारा इसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाएगा क्योंकि आप इसको एक्सक्लूड में कर दे रहे हैं। ठीक है, अब जो क्लाइंट आईपी एड्रेस स्टार्ट करेगा वो 51 से स्टार्ट करेगा और 100 तक जाएगा, मींस 50 आईपी डिस्ट्रीब्यूट कर पाएगा, 25 आईपी हमने फ्यूचर के लिए सेव कर ली। नेक्स्ट करेंगे आप, ये है लीज ड्यूरेशन। तो गाइज जब आप लीज ड्यूरेशन की बात करते हैं तो बाय डिफॉल्ट 8 डेज और मैक्सिमम 999 डेज रहता है। लीज ड्यूरेशन क्या होता है कि जब आपका ये बेसिकली इतने दिन के लिए आपका सिस्टम जो आईपी एड्रेस की रेंज है वो डिस्ट्रीब्यूट की गई, उसके बाद सिस्टम अगर रिस्टार्ट होता है तो मे बी की आईपी एड्रेस चेंज हो जाएगी, इसी पूल में से कोई भी आईपी एड्रेस असाइन हो सकता है। ठीक है, तो इसको कोशिश करना है कि हम ज़्यादा डेट तक रखें ताकि हमारे जो क्लाइंट मशीन है वो सेम आईपी एड्रेस पाएँ। नेक्स्ट, नेक्स्ट अगेन ये है आपका गेटवे। तो आप उनमें से जो आईपी रेंज आपने डिसाइड किया है ना, उसमें से कोई एक आईपी आप यहाँ पे हमने 51 डिसाइड कर दिया किसके लिए, रूटर के लिए, मीन्स अपने गेटवे के लिए। नेक्स्ट करेंगे, डीएनएस बाय डिफॉल्ट आ गया, नो नीड टू मेक एनी चेंजेस। विंस का इस्तेमाल है नहीं, विंडोज नेमिंग, विंडोज इंटरनेट नेमिंग सर्विस। नेक्स्ट कर देंगे एंड एक्टिवेट। तो अभी हमने एक यहाँ पे रोल क्रिएट किया, एक स्कोप क्रिएट किया जो कि ट्रेनिंग के नाम से, और यहाँ पे जो आईपी एड्रेस हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है वो है 25 से लेकर के 100, जिसमें 25 से लेकर के 50 के बीच की आईपी हमने एक्सक्लूड कर दी है। और अब जो 51 जो है वो हमारा गेटवे का चला जाएगा, मीन्स 50 के ऊपर जो हमारे क्लाइंट वो हमारी आईपी एड्रेस असाइन कर पाएंगे। तो ये हो गई स्कोप की बात। अब हम थोड़ा सा देखते हैं, थोड़ा सा विंडोज 7 में चलते हैं और यहाँ पे ट्राई करते हैं अपने आईपी एड्रेस को एक्सेस करने के लिए, क्योंकि वर्क स्टेशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है लेकिन रिजर्वेशन से वो प्रॉब्लम हट जाएगी, क्योंकि यहाँ पे जो नेटवर्क है वो हमारा वाईफाई भी डीएससीपी दे रहा है और हमने सर्वर पे भी वाईफाई डीएससीपी कॉन्फ़िगर कर रखा है, तो दो डीएससीपी इन्वायरमेंट में वर्क कर रहे हैं। लेट्स ट्राई, एक बार रिलीज रिन्यू करके देखते हैं, हो सकता है आईपी एड्रेस मिल जाए, नहीं मिलती तो हम उसको रिजर्व कर देंगे। ncpa.cpl करते हैं और यहाँ पे हम प्रॉपर्टी में जाकर के इसमें आईपी एड्रेस 4 इसको हम कर देते हैं ऑटोमेटिक। आईपी एड्रेस ऑटोमेटिक करने के बाद ये आईपी एड्रेस सर्च करेगा, जो डिस्कवर है डिस्कवर करेगा, तो इट मे बी कि ये आपके डोमेन से आईपी एड्रेस उठा ले, अदरवाइज ये मे बी चांसेस ये भी बनता है कि हमारे जो सिस्टम है, हमारा जो वाईफाई रूटर है वहाँ से भी उठा सकता है। तो लेट्स चेक क्या आईपी मिल रही है इसको अभी। ठीक है, 110 आईपी मिल रही है, इसका मतलब ये कि बाय डिफ़ॉल्ट इसने आईपी जो उठाई है वो वाईफाई रूटर से उठाई है। तो एक बार हम रिलीज रिन्यू चला देते हैं, IP config /release, और दूसरी बार हम क्या कर देते हैं, इसको रिन्यू कर देते हैं। ठीक है, चांसेस तो ज़्यादा बन रहे हैं वाईफाई रूटर का, क्योंकि डायरेक्टली ये ब्रिज कनेक्शन है तो वहीं से डेटा उठाएगा। ये 111 अभी उठा लिया। ठीक है,
तो गाइज अगर आप प्रैक्टिकल कर रहे हैं और इस तरीके की प्रॉब्लम आ रही है कि आपका डीएचसीपी सर्वर काम नहीं कर रहा है, तो इसमें हमारी कोई फॉल्ट नहीं है, आपकी कोई फॉल्ट नहीं है, क्योंकि ये आपका दो वाईफाई, दो डीएचसीपी प्रोटोकॉल काम करने की वजह से ये बार बार वहाँ से उठा रहा है। तो आप वेरीफाई करने के लिए कि आपकी डीएचसीपी सर्विस काम कर रही है या नहीं कर रही है, उसके लिए आप स्टेटस पे जाओ, डिटेल्स पे जाओ, और इसका मैक एड्रेस जो है ना कॉपी कर लो। और जो आपने पूल बनाया है उस पूल में आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा रिजर्वेशन का, उस पर राइट क्लिक करो, न्यू रिजर्वेशन पे जाओ, एंड यहाँ पे नाम दे दो टेस्ट का, और जो आईपी आप प्रोवाइड करना चाहते हैं, लाइक हम यहाँ पे 100 प्रोवाइड करना चाहते हैं, ठीक है। तो मैक एड्रेस आप यहाँ पे असाइन कर देंगे। तो मैक एड्रेस क्या है, 00C29 00C29, ठीक है। ये आपको मैनुअल करना पड़ेगा, रिजर्वेशन के बारे में और बात करेंगे। 293CFF, और लास्ट में है 7A। ठीक है, ये आपने मैक एड्रेस दिया क्योंकि आप रिजर्व करना चाहते हैं ड्यू टू रीजन ऑफ दो वाईफाई रूटर, दो डीएचसीपी प्रोटोकॉल काम कर रहे हैं, इस वजह से ये असाइन नहीं हो पा रहा है। तो हमने यहाँ पे सक्सेसफुली रिजर्व किया। एक बार फिर से इसको ना डिसेबल इनेबल करके रिलीज रिन्यू चला देते हैं कमांड। इसको डिसेबल किया, अपने इथरनेट केबल को, क्लाइंट मशीन को इनेबल किया। चांसेस तो ये है कि ये एक्सेस कर ले, बट लेट्स सी क्या होता है यहाँ पे। नहीं, अभी भी सेम आईपी मिल रही है, तो रिलीज रिन्यू चला दीजिए आप। ठीक है, रिलीज में जो भी आईपी होगी वो रिलीज कर देगा, रिन्यू में जो नई आईपी इसको मिलेगी वो असाइन करा देगा। लेट्स सी रिजर्व आईपी, नहीं, क्योंकि ये अब देखो यहाँ पे कनेक्शन डीएनएस जो है tenda.wifi.com से ही एक्सेस कर रहा है। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, सिस्टम को रीस्टार्ट कर देते हैं, क्लाइंट सिस्टम को रीस्टार्ट कर देते हैं, थोड़ा सा वेट करते हैं। सिस्टम रिस्टार्ट करने के बाद एक बार फिर से हमने रिलीज रिन्यू कमांड चलाई। रिलीज रिन्यू कमांड के बाद आप देखो यहाँ पे आईपी एड्रेस मिल गई 192.168.1.100, ठीक है, जो आपने रिजर्व किया था। डिफॉल्ट गेटवे की आईपी आपको ये मिल रही है, राइट। और ये आपका डोमेन नेम जो डीएनएस है, ये डोमेन नेम दिखाई पड़ रहा है training.com के नाम से। डिफॉल्ट गेटवे में 51 मेंशन किया था, आपको 51 यहाँ पे दिख रहा है, राइट। सो डीएससीपी में हमने एक पार्ट देखा यहाँ पे रिजर्वेशन, आप देखिए तो यहाँ पे टेस्ट नाम का रिजर्वेशन आपने क्रिएट किया था। एड्रेस लीसेस में अगर जाएंगे तो ये आपका 100 जो है आपका असाइन हो गया है क्लाइंट के ऊपर, जो आपने मैनुअली कॉन्फ़िगर किया है विद द हेल्प ऑफ आवर रिजर्वेशन सर्विस। ये आपके क्लाइंट की डिटेल भी आ गई, ये कंप्यूटर नेम, ये आपका training.com, क्योंकि हमारा वर्क ग्रुप से डोमेन का मेंबर है, रिजर्वेशन एक्टिव है। तो गाइज अगर आपके पास इन्वायरमेंट जो है वर्क स्टेशन का है, तो मे भी चांस बन सकते हैं कि डीएचसीपी से आईपी एड्रेस ना साइन हो पाए, क्योंकि उस टाइम पे अपने पास सिस्टम में पूरे इन्वायरमेंट में दो डिफरेंट डीएचसीपी इन्वायरमेंट काम करते हैं, एक हमारे वाईफाई रूटर की डीएचसीपी पूल और जो आपने क्रिएट किया है, तो मे भी कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए आप क्या कर दोगे, आपको वेरीफाई करना है कि आपका डीएचसीपी सर्वर काम कर रहा है या नहीं। उसके लिए आप क्या करेंगे, सिंपल सा एक रिजर्वेशन करके देख लेंगे। अगर आपका रिजर्वेशन सक्सेसफुली क्लाइंट पे अप्लाई हो रहा है, तो इट मींस दैट हमारे जो डीएचसीपी सर्विस है वो प्रॉपर तरीके से रन कर रहा है। तो गाइज उम्मीद है आपको सभी स्टेप प्रॉपर तरीके से समझ में आ गए होंगे। अभी हमने कुछ कंटेंट कवर किए, जस्ट 2 या 3 कंटेंट कवर किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको डिस्क्राइब करने वाले हैं अनदर ऑप्शन, लाइक स्कोप के बारे में, फेलोवर के बारे में और रिलीजन के बारे में। तो आज के लिए इतना रखते हैं, कल मिलते हैं अगली वीडियो में अगले पार्ट के साथ और डिस्कस करते हैं। और तो तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय गाइज।